Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 1 मई 2025 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे बिल्कुल सुबह सुबह 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है। पिछले कुछ समय से डिसकंटिन्यू किया है क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों की बात सुना करता था। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि सर वीडियोस को 2 पार्ट्स में डिवाइड मत करो, केवल एक न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेकर चलो। तो वो न्यूज़पेपर एनालिसिस एज इट इज़ यहाँ पर आपका कंटिन्यू रहा है और वो शुरू से आज तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, जहां पे आपको पूरे अखबार की सारी खबरें मिल जाती हैं, सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। नाउ ये जो टॉपिक दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं या ये जो वीडियो हम लोग अब डेली कवर करेंगे रोज सुबह 5 बजे, इस वाले लेक्चर के अंदर आपके बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले भी कवर हो रहे थे तो नो डाउट वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। पहले की तरह ही सेशन और भी इंटरेस्टिंग किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे करके कुछ क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, उसमें भी मज़ा आएगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यह है, जब हम लोग द हिंदू के लेक्चर को कवर करते हैं तो आपको पता होगा मैं वैसे डेली डिस्कस करता हूँ, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुए हैं, द हिंदू में पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर है। वो न्यूज़पेपर आपका ऐसे नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं तैयार हो रहा है। वो केवल अखबार है, ठीक है, वो सभी के लिए तैयार होता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अलग से सोर्सेज भी लेकर चलने होंगे, जिसमें डिफरेंट सोर्सेज में आपका पीआईबी है, गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, लाइव मिनट के डिफेंस आर्टिकल्स हैं, ऐसे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब कंपाइलेशन बचा कुचा यहाँ पे कवर हो जाएगा। दैट मीन्स 2 वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज आपका यहाँ पर होने वाला है। टाइम कम है, ये वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैक्सिमम आर्टिकल्स मैं कवर करूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में, सटीक डेटा के साथ में। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा केवल उतना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसी बात पे मेक श्योर करें, चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि कल जब ये टाइम पर मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड हो तो आप मेरे साथ में वापस से कनेक्ट हो सकें, वापस से यहाँ पर आप पूरे सेशन को दुनिया भर की जितनी भी देश भर की नई अपडेट्स हैं वो सब ले सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर आर्टिकल आज के हमारा न्यूज़पेपर का या हमारे एनालिसिस का प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें हमारा इंडियन एक्सप्रेस भी है, द हिंदू भी है, पीआईबी भी है, वेरियस जितने भी रेलिवेंट सोर्सेज है वो सब मैंने कवर किए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में एक मीटिंग के बारे में लगातार डिस्कशन हो रहा है, वो है भारत और भूटान के बीच में छठा जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम का मीटिंग। तो रिसेंटली ये मीटिंग होता है कहाँ पे, भूटान की राजधानी में। भूटान की राजधानी है थिम्पू, ये आप सभी लोगों को पता है। अब इस वजह से देखो ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप एग्जाम देखोगे तो एग्जाम में लगातार लोकेशंस पूछी जाती जा रही हैं और आपको भूटान का लोकेशन पता होना चाहिए। हर एक आर्टिकल में इसी तरीके से आपको ये न्यूज़ मिल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज़, ये न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। अब इस खबर में से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो पूछी जाएंगी वो आपको पता होना चाहिए। पहला दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा लोकेशन। अब लोकेशन में भूटान देखने चलते हैं, चलो फटाफट मैप में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया एक कंट्री के साथ में यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, चाइना भी है। इन सब देशों के साथ में हम बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, और नेपाल भी है। यहाँ पे आप देखोगे ये है भूटान, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो ये इंडिया का हिस्सा है। ये ऊपर यहाँ पर आपको ये भूटान देखने को मिलेगा, नीचे ये वाला इंडिया वाला रीजन आपको नजर आएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि भूटान के ऊपर अगर आप देख पाओगे तो इसके नॉर्थ में चाइना है, नीचे साउथ में इसके इंडिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया भूटान के साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, तीनों ही रीजन्स में देखने को मिल जाता है। जबकि चाइना की बात करते हैं तो चाइना इसके पूरे नॉर्थ रीजन को कवर करता है। जैसे यहाँ पर ये देखोगे, ये भूटान के ऊपर वाला हिस्सा ये चाइना है, और ये भी चाइना नहीं है, ये तिब्बत वाला रीजन है जिसको चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर पहले कब्जा लिया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। अगर आप जूम करके देखेंगे दोस्तों तो ये रहा यहाँ पर भूटान, तो ये है असम पहला राज्य, अरुणाचल प्रदेश दूसरा राज्य, सिक्किम तीसरा राज्य एंड वेस्ट बंगाल चौथा राज्य।
तो ये 4 स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं मैप के थ्रू, और अच्छे से आप याद रख पाएंगे। ठीक है, भूटान की कैपिटल बता चुका हूँ, थिम्पू है। थिम्पू भूटान का एक सबसे बड़ा शहर भी है करंट समय पर। फिर जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे गुजरात में एक बहुत बड़ा गिफ्ट सिटी है, वैसे ही भूटान का जो फाइनेंशियल और ट्रेड हब है, जहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है, एक बड़ा रीजन जो कहलाता है भूटान का, वो है दोस्तों फुनशोलिंग। ठीक है, फुनशोलिंग यहाँ पर उस जगह का नाम है, और ये जस्ट भारत और भूटान के बॉर्डर के पास में ही प्रेजेंट है। फिर यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है तो भूटान एक पार्लियामेंट्री मोनार्की है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री मोनार्की मतलब भाई पार्लियामेंट भी है, साथ ही साथ में यहाँ का एक राजा यानी किंग भी होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2008 के अंदर में भूटान जो है वो डेमोक्रेसी वाले सेक्शन में एंटर करता है, क्योंकि 2008 वो समय था जब पहली बार भूटान के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए गए। उससे पहले एक केवल और केवल एक राजा रूल कर रहा था, लेकिन 2008 के बाद जब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट मोनार्की वाला सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि भूटान का एक राजा भी रहता है, और वही राजा जो है इस भूटान का हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भूटान का जो ऑफिशियल नाम है, केवल आप भूटान से नहीं जानेंगे, इसका ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ भूटान। और एक और नाम से हम भूटान को जानते हैं, इसका लोकल नेम है, और वो लोकल नेम है ड्रुक ग्याल खाप। तो ड्रक ग्याल खाप यहाँ पर इसका नाम है, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। जैसे आप देख पाओगे भूटान के फ्लैग के ऊपर में भी जो ये ड्रैगन है वो बना हुआ है। भूटान बिल्कुल पड़ोसी देश है, यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी गुजरती है। ध्यान रखना, पूरे भूटान की सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो है मानस रिवर। मानस रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी 2 कंट्रीज़ के अंदर में बह रही है, जो भूटान से सीधा यहाँ पर इंडिया के अंदर में फ्लो होती हुई आती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर को भी बनाती है, एक नदी के माध्यम से 2 कंट्रीज़ भी यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। ठीक, चलिए अब ये तो बात हो गई दोस्तों लोकेशन के बारे में, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में। हमने जो यहाँ पर ये न्यूज़ डिस्कस किया था वो न्यूज़ ये था कि सर रिसेंटली छठा जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम का मीटिंग हुआ है भारत भूटान के बीच में, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो ये जो पूरा मीटिंग हुआ है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना होगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जब बात हो रही है कस्टम को लेकर ये मीटिंग हुआ है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यापार की, ट्रेड को लेकर यहाँ पे किस तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, उस पर डिस्कशन हुआ है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत जो है भूटान का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। याद रखिए, भारत भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इन दोनों का जब व्यापार होता है ना, तो इसमें भूटान थोड़ा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। भूटान मैक्सिमम चीज़ों को भारत से इंपोर्ट करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इंडिया चाइना का केस है। इंडिया चाइना से वेरियस चीज़ों को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट उनको कम करता है। वैसे ही इंडिया भूटान का केस है, जहाँ पे भूटान हमसे बहुत सारा सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन हमको बेचता कम है, एक्सपोर्ट कम करता है। ठीक है, तो 80% भूटान का ट्रेड दोस्तों बॉर्डर के जरिए होता है, कस्टम्स के जरिए होता है, और ये बॉर्डर हमसे कनेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं लैंड कस्टम स्टेशंस, क्योंकि इसके साथ में बाउंड्री हमारी लगती है, बॉर्डर लगती है भूटान के साथ में, तो हमने लैंड कस्टम स्टेशंस बना रखे हैं, कुछ जगह बना रखी हैं जहाँ से हैवी तौर पर व्यापार होता है। और आज भारत और भूटान के बीच में ऐसे 10 लैंड कस्टम स्टेशंस को बनाया गया है, जिसमें से 6 वेस्ट बंगाल के अंदर में है और 4 असम के अंदर में है। तो ये जो रिसेंटली जॉइंट ग्रुप मीटिंग हुआ है, ये कस्टम मीटिंग जो हुआ है, ये एनुअल बायलैटरल मैकेनिज्म है, यानी ये हर साल होता ही होता है। दोनों कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पे डिस्कशन करती हैं कि कैसे दोनों देश आपस में रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं, कुछ नए चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। तो उसको लेकर ये सारी वार्ता यहाँ पर होती है। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों, भारत और भूटान के कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बेसिक तौर पे पता होने चाहिए। जैसे इंडिया ने अपना जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है थिम्पू में, वो पहली बार 1968 में ओपन किया था, है ना। फिर भूटान ने 1971 में ओपन किया। दोनों के रिलेशंस धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गए कि आज के समय पर आप देख पाओगे जो भूटान है उसने फिर भी, जैसे जो नेपाल ने किया है ना, वैसा भूटान ने नहीं किया है। नेपाल ने क्या किया है, आज नेपाल का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है।
जबकि भूटान जो है वो भारत को प्रेफर करता है ज़्यादा अपने रिलेशंस को डेवलप करने के ऊपर में, क्योंकि उसको पता है अगर वो चाइना के पास जाएगा तो चाइना किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा, जो कि बेसिकली चाहे वो नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो, उन सब के साथ में ये हुआ है, वो सब चाइना के जाल में फंसे हैं। बट भूटान अभी बचा है। इंडिया ऑब्वियसली बात है वो देश सपोर्ट करेगा, हमारा पड़ोसी देश है, हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। आज भूटान बहुत सारे एस्पेक्ट में अगर आप देख पाओगे तो इंडिया से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ का कल्चर रिलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर जैसे सार्क नाम का ग्रुप है, यहाँ के दोनों ये जो कंट्रीज़ हैं इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। फिर BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इनके बीच में यहाँ पर हमने एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई, इसमें यहाँ पर भूटान हिस्सा है इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक नाम का ग्रुप है, इसका हिस्सा है यहाँ पर भूटान। तो याद रखिएगा ये इंडिया भूटान के रिलेशंस भी यहाँ पर छोटे से वे में आपको पढ़ा दिया गया। जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो सब आपको पता चल गई है। आगे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में देख लो। तो दोस्तों यहाँ पर यह मैटर क्या है, भारत भूटान सीमा शुल्क समूह जिसकी हमने बात की है, जिसको हमने JGC का नाम दिया है, दैट इज जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम का नाम दिया है। ठीक है, तो इसकी 6ठी संयुक्त बैठक थी, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। कहाँ पे हुआ, भूटान के थिम्पू के अंदर, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। भूटान एक लैंडलॉक हिमालयी देश है, क्योंकि हिमालयन रेंज में प्रेजेंट है। इसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, फुटशॉलिंग नाम का ये जो शहर है, ये ध्यान रखना, फुटशॉलिंग भूटान का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वित्तीय और व्यापार केंद्र इसको माना जाता है, यानी कि यहाँ से फाइनेंशियल ट्रेड होता है और बहुत सारा और भी अलग अलग प्रकार का जो ट्रेड है वो यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पार्लियामेंट्री मोनार्की है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संसदीय राजतंत्र। तो संसदीय राजतंत्र भूटान के अंदर में आपको देखने को मिल जाता है आज के समय पर, है ना, जहाँ पे भूटान के जो राजा हैं वो आज के समय पर लीड करते हैं। भूटान के राजा राज्य के प्रमुख बने हुए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट भी है, राजा भी हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर, मतलब दोनों ही बेसिस पे ये पूरा का पूरा इनका पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके बीच में लैंड कस्टम स्टेशन हैं, जिसको हम भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के नाम से बात करते हैं। 10 भारत भूटान के बीच में ये स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। 6 पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है, 4 असम के अंदर में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये भी बहुत काम का है, और ये वाला टॉपिक हमारा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर GS पेपर नंबर 2, है ना, और GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। तो हुआ क्या है, रिसेंटली पावरिंग इंडियाज फ्यूचर विद इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, जहाँ पे भारत का फ्यूचर दर्शाया गया है। ठीक है, देखो, एक होते हैं आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स, फिर एक होते हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जो ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा डिटेल्स को प्रोसेस कर सकते हैं, है ना, इनका काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा एडवांस है। फिर सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर आते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, वो आप देख पाएंगे, उसको बोला जाता है वो तो फ्यूचर है, अभी उस पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स पे। लेकिन जब बात आती है सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो नाम ही सुपर कंप्यूटर है, ज़्यादा एडवांस है दूसरे नॉर्मल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को शुरू किया, और ये मिशन साल 2015 में लेकर आया गया था, याद रखिएगा, भारत सरकार के थ्रू, जिसका मेन पर्पस क्या है, देश की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को मजबूत करना, यानी ज़्यादा डेटा को हम प्रोसेस कर सकें। ये हमारा यहाँ पर मेन पर्पस है, इंडिया की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन लॉन्च होता है 2015 में, 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 7 साल का ये ड्यूरेशन हमने रखा, लगभग 2015 से 2022 के बीच में 4,500 करोड़ रुपए खर्चेंगे ताकि इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया जाए। इसका मेन पर्पस क्या है, भारत की सुपर कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाना। कितना बढ़ाना, लगभग 45 पेटा फ्लॉप तक ले जाना। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो यहाँ पे पेटा फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पेटा फ्लॉप क्या है, एक पेटा फ्लॉप का मतलब होता है ये क्वाड्रिलियन के उसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, एक पेटा फ्लॉप मतलब 1015 ऑपरेशंस पर सेकेंड, इतने ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर ये कंडक्ट कर सकता है, इसी वजह से इसको सुपर कंप्यूटर बोला गया है। ठीक है, आज अगर आप देख पाओगे
पूरे दुनिया के अंदर में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकलती है। फॉर एग्जांपल नवंबर 2021 के अंदर में पूरे वर्ल्ड के 500 सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, और सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा होगा जिसमें ज़्यादा पेटा फ्लॉप की ताकत होगी। समझ गए, जिसमें ज़्यादा पेटा फ्लॉप, आप समझ गए, एक पेटा फ्लॉप मतलब 1015 ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से कर सकता है। तो 2021 की नवंबर की जो लिस्ट थी उसके हिसाब से जो जापान का फुगाकू नाम का सुपर कंप्यूटर, इसको रैंक 1 दिया गया था क्योंकि ये 442 पेटा फ्लॉप तक की प्रोसेसिंग कर सकता था। ठीक है, अब ये लिस्ट चेंज हो चुकी है, बहुत सारे कंप्यूटर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इंडिया ने भी ऐसे वेरियस कंप्यूटर्स बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर्स। ध्यान में रखिएगा, मेन पर्पस है कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना। और अब हम इस कंप्यूटिंग पावर्स को बढ़ा के करेंगे क्या। आज हमारे पास में वेरियस सेक्टर हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एकेडमिया सेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, रिसर्च है, इंडस्ट्री है। यहाँ सभी जगह पर ये सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। इन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये काम किया है। भारत के बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 34 सुपर कंप्यूटर्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। कितने? 34 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करे गए हैं, जिसमें टोटल कैपेसिटी है 35 पेटाफ्लॉप की। कितनी? 35 पेटाफ्लॉप तक ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पेटाफ्लॉप क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, इनका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो रिसर्च के अंदर किया जाता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग्स के लिए। आज पीएचडी स्कॉलर्स यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर में ये सुपर कंप्यूटर्स को रखा गया है। तो ये जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसने ऑलरेडी 22,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है इस पूरे प्रोसेस के अंदर में। और यहाँ पर दोस्तों ये काम चल रहा है। आज के समय पर 5 इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड सेंटर्स भारत के अंदर हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर को लेकर। वो सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? पहला पुणे में है, दूसरा खड़गपुर में है, तीसरा चेन्नई में है, चौथा पलक्कड़ में है और पांचवा गोवा के अंदर में है। भारत ने कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए? रुद्रा का नाम आपने सुना होगा। रुद्रा यहाँ पे दोस्तों हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटेशनल सर्वर है, जिसको हमने खुद से बनाया है। पहला इस प्रकार का सर्वर भारत में बनाया गया जिसने दुनिया के बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को मैच किया। फिर दूसरा यहाँ पे हमारे पास में आया परम रुद्रा। ठीक है, परम रुद्रा यहाँ पर एक डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका मेन पर्पस था फिजिक्स के अंदर में रिसर्च, कॉस्मोलॉजी, अर्थ साइंसेस के अंदर में रिसर्च करना। तीसरा यहाँ पर त्रिनेत्रा आपको देखने को मिलेगा, ये हाई स्पीड नेटवर्क वाला यहाँ पर सुपर कंप्यूटर रेडी किया गया। फिर अभी तक का जो सबसे टॉप है दोस्तों वो ऐरावत है। ठीक है, अब ऐरावत की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐरावत ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो भारत का एआई फोकस प्रोजेक्ट है इसी सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर में। ठीक है, ऐरावत की जब बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं 2013 के अंदर में जर्मनी की एक लिस्ट रिलीज होती है और वो लिस्ट के अंदर में 2023 के टॉप दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर के नाम रखे गए थे। तो दुनिया के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर थे दोस्तों, उसमें 75वें नंबर पे भारत का ऐरावत भी था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐरावत की जो फीचरिंग पावर है वो यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 200 पेटाफ्लॉप तक यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कर सकता है, ये इसकी प्रोसेसिंग पावर है। तो इंडिया कहीं ना कहीं आज के समय पर एक एआई सुपर कंप्यूटिंग नेशंस वाले लिस्ट के अंदर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा फिर हमने कुछ और सुपर कंप्यूटर बनाया, जैसे परम शिवाय हो गया, परम प्रवेगा हो गया। तो ऐसे सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर डेवलप करे गए हैं, लेकिन आपने नाम ध्यान रखना है ऐरावत का। उसके अलावा परम रुद्रा, त्रिनेत्रा, रुद्रा, ये सब चर्चाओं में आए तो आपको पता होना चाहिए, कोई मिसाइल कुछ ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग था, बहुत काम का टॉपिक था। तो पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसका मेन पर्पस क्या है? हमारे देश की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पावर को, इसकी क्षमताओं को बढ़ाना। 2015 में यहाँ पे क्या होता है, इसको लेकर आया जाता है। आज जो ये कंप्यूटेशनल वाला पूरा क्षमता है, इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है? विज्ञान के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर, शिक्षा, अनुसंधान, इन सब चीज़ों में दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर नाम मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ पर आज के समय पर इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने स्वदेशी रूप से खुद से बनाया है रुद्र नाम का यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फिर त्रिनेत्र का नाम यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जैसे फिर उसके बाद परम रुद्र का ध्यान रखिएगा नाम। परम रुद्र जो है ऐसा सुपर कंप्यूटर भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान के लिए यहाँ पर तैयार किया गया, यानी कि अर्थ साइंस के लिए यहाँ पर इसको रेडी किया गया है, फिजिक्स के लिए, कॉस्मोलॉजी के लिए यहाँ पर इसको तैयार किया गया है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर ऐरावत की बात यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है।
ठीक है कि एरावत क्या है। एरावत ने यहाँ पर 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की जो लिस्ट सूची जारी करी गई थी जर्मनी की साइड से, उसमें अपना नाम को मेंटेन करा था। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात हो रही है, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में। इसका नाम है IEPFA, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ध्यान में रखिएगा, तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इन्होंने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में साइन किया और यहाँ पे इन्होंने एक निवेशक शिविर नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्या है, एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वो है निवेशक शिविर, और दूसरा यहाँ पर ये वाली बॉडी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। नाम से ही पता चल रहा है, जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए यहां पर इस बॉडी को बनाया गया है। तो इन्होंने निवेशक शिविर नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए रिसेंटली निवेशक शिविर चर्चाओं में था, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी निवेशक हैं दोस्तों भारत के अंदर में, उनको अवेयर करना, उनको जागरूकता के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताना, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करवाना, उसका ज्ञान प्रोवाइड करवाना, ये यहाँ पर निवेशक शिविर का मेन पर्पस है। अभी आपको विस्तार से बताऊंगा निवेशक शिविर कैसे काम करेगा, लेकिन उससे पहले जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं दैट इज IEPFA, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया। साल 2016 में इस पूरे बॉडी को बनाया जाता है और बनाते हैं 2013 के कंपनीज एक्ट के अंडर में। 2013 का जो कंपनीज एक्ट था, जो अकाउंटिंग सेक्टर को देखता है, इसी एक्ट के तहत 2016 में ये बॉडी बनाई गई। इसका मेन पर्पस मैंने आपको बताया, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको एजुकेट करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको जागरूक करना, उनका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करना, ये मेन पर्पस है। फिर आप लोगों से सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए IEPFA नाम की बॉडी कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है। सर बता देना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में ये वाली बॉडी आती है। इसका मेन एम क्या है वो समझ गए, और फिर कब बनाई गई थी ये समझ गए। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है तो उस इंस्टीट्यूशन में यही 3 बातें ध्यान में रखनी होती है कि कब उसको बनाया गया, कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, दूसरा इसका मेन उद्देश्य क्या है, और तीसरा कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। यही 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, यही 3 चीज़ें मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर आपने बोला ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, तो इस बॉडी का अंदर में जो भी फंड है, जो पैसा है, वो कौन सा है। दोस्तों इस बॉडी में जितना भी फंड होता है, जितना भी पैसा होता है, वो क्या होता है, कोई मान लो यहाँ पर अनपेड डिविडेंड है, जैसा आप स्टॉक मार्केट में देख पाते हैं, एक व्यक्ति को डिविडेंड मिलता है ना, या फिर रिफंड का पैसा उस व्यक्ति को मिलना था, या फिर उसका जो डिपॉजिट है वो पूरा हो चुका है, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलना था, या इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना था। अगर कोई ऐसा अमाउंट उसको मिलना था लेकिन वो अमाउंट वो क्लेम नहीं कर पाया है, क्लेम मतलब उसका अधिकार है उस पैसे पे लेकिन उसको भी मिला नहीं है, वो अनक्लेम्ड अमाउंट है और 7 साल से यहाँ पर वो अनक्लेम्ड वाली कैटेगरी में है, तो ये सारा पैसा दोस्तों यहाँ पर उस इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। उसी के बारे में अवेयर करने का काम इसी IEPF का काम देखने को मिलता है। तो IEPF ने क्या किया है, निवेशक शिविर नाम का एक जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें यहाँ पर अथॉरिटी और सेबी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इनका मेन पर्पस यही है, जितने भी इंडिविजुअल्स का अनक्लेम्ड फंड्स हैं, जितना उनका अधिकार उस पैसे पे लेकिन वो यहाँ पर उनको मिल नहीं पाया है, उसको रिक्लेम करवाना। ये इसका मेन पर्पस है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, बस इतना, इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। आप थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये है आपका निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण। ठीक है, इसको हिंदी में इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में जो ये IPAF है, ठीक है, इसने हाल ही में ये समझौता किया है। समझौता करने के बाद में निवेश शिविर नाम का एक पहल जो है इसको शुरू किया है। निवेश शिविर का मेन पर्पस मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मेन पर्पस क्या है, पूरे भारत के अंदर डिजिटल निवेश को लेकर जागरूकता फैलाना और वित्तीय संरक्षण यानी कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, इसको बढ़ावा देने का काम यहाँ पर ये करता है। ठीक है, वित्तीय साक्षरता, तो ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर लोगों को ये प्रोवाइड करवाना। बाकी मैंने आपको बताया जो कंपनीज एक्ट था 2013 का, कंपनी अधिनियम 2013, इसी के तहत 2016 के अंदर में इस पूरे IEPFA की स्थापना की जाती है। IEPFA आप समझ चुके हैं, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण। ठीक है, बाकी कॉरपोरेट के अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है, मंत्रालय एज इट इज याद रखना है।
तो इसको हम कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कह सकते हैं। तो ऐसे मंत्रालय के अंडर में ये जो बॉडी है ये वर्क करती है। आईईपीएफ के अंदर में अगर आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया कोई ऐसा पैसा जो लावारिस है, लावारिस मतलब यहाँ पर अनक्लेम्ड फंड्स की बात हो रही है, जिसको क्लेम नहीं किया गया था, उसका अधिकार है लेकिन यहाँ पर उसको नहीं पता, उसके पास में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर उसको लेकर अवेयरनेस फैलाना। अब इसमें कौन कौन से फंड हो सकते हैं, जिसमें अवैतनिक लाभांश हो सकता है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी ये डिस्कस किया है ना, जिसमें आप लोग ये देख पाओगे अनपेड डिविडेंड्स की बात हो रही है, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, ठीक है, रिफंड के लिए आवेदन राशि देय है, परिपक्व जमा और डिबेंचर, फंड से निवेश पर ब्याज, तो ये सब चीज़ें अगर अनक्लेम्ड है तो उसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम है यहाँ पर इस बॉडी का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल और भी ज़्यादा शानदार और भी ज़्यादा काम का, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है दोस्तों सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार ये चर्चाओं में आ रहा है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कोचिंग सेंटर का कोई मामला निकल कर आया था, जिसमें सीसीपीए ने यहाँ पर सीधा गाइडलाइन शेयर कर दी और इन कोचिंग सेंटर से बोला कि देखिए फेक क्लेम मत करना, ज़बरदस्ती का ये मत कहना कि ये मेरे कोचिंग से पढ़ा हुआ टॉपर है ना। तो उसको रोकने के लिए सीसीपीए वर्क करता है। तो सीसीपीए है क्या? यह है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये एक ऐसी अथॉरिटी है दोस्तों जिसका मेन पर्पज़ है जो कस्टमर्स हैं, है ना, उनकी प्रोटेक्शन करना, जो उपभोक्ता हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। आप हो, मैं हूं, हम कंज्यूमर हैं, तो हमारे जो अधिकार हैं, हमारे राइट्स की सुरक्षा करने का काम यहाँ पर सीसीपीए का है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली एक केस निकल कर आया, दिल्ली के अंदर में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट ने कोई सर्विस चार्ज वगैरह किया होगा, तो सर्विस चार्ज को लेकर आपको पता है दिल्ली हाईकोर्ट का कुछ जजमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है कि भैया कोई भी रेस्टोरेंट फालतू में किसी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। आपने देखा होगा जब आपका बिल आता है रेस्टोरेंट के अंदर तो उसमें चेक करे करो सर्विस चार्ज लग रहा है नहीं लग रहा है। सर्विस चार्ज लेना इन रेस्टोरेंट्स का राइट नहीं है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर सर्विस चार्ज लिया होगा, उसको रिफंड करने की बात की तो वो दिल्ली के रेस्टोरेंट्स उसको रिफंड नहीं कर रहे थे, तो सीसीपीए ने सीधा नोटिस दे दिया है। सीसीपीए ने एक सीधा केस को सुओ मोटो के तौर पे लिया है। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान मतलब खुद से यहाँ पर इस केस को ले लिया है। अब वो खुद से यहाँ पर इस केस को वो हैंडल करेंगे दोस्तों, देखेंगे जो भी एक्शन होगा वो सब यहाँ पर आगे बताया जाएगा। समझ गए? अब आगे आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मूव है, मतलब ये जो बॉडी है, इसका मेन पर्पस क्या है? कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन करना, जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनकी यहाँ पर सुरक्षा करना, ठीक है। और लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कोई भी होटल या कोई भी रेस्टोरेंट किसी कंज्यूमर को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति सर्विस चार्ज पे करे। समझ रहे? किसी के ऊपर में कोई ऐसा फालतू का जोर नहीं दिया जा सकता, ध्यान में रखिएगा। अब एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती क्या है। ये एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा प्राधिकरण आपको ये देखने को मिल जाता है जिसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों, 2019 का जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लॉ है, क्योंकि होता यह है इस बॉडी को हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में बनाया है। और ये जो 2019 का ये हमारा पूरा अधिनियम आया है, ये जो एक्ट है, इस वाले एक्ट ने 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया था, ठीक है। 1986 में हमारे पास में ऐसा कोई कानून हुआ करता था लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, वो हटा के 2019 में नया लॉ पास होता है। अब ये नया लॉ 20 जुलाई 2020 से काम करना शुरू कर देता है। इस लॉ के अंदर में जो कंज्यूमर्स हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, उनको राइट दिए गए हैं। कौन कौन से राइट है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसको कोई फेक क्लेम ना दिया जाए, उसके पास में चूज़ करने का अधिकार है, ज़बरदस्ती फोर्स ना किया जाए, है ना। हमारे पास में हमारी बात रखने का भी अधिकार है, उसकी भी सुनवाई हो, कोई परेशानी है तो यहाँ पर उस परेशानी को दूर किया जाए, कंज्यूमर को जागरूक किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। ये सारे अधिकार हमारे पास में है। इन अधिकारों की सुरक्षा करने का काम सीसीपीए का है। सीसीपीए कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपसे मंत्रालय पूछा जाएगा तो ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जिसको हम बोलेंगे, या फिर आप सीधा सीधा सिंपल सी चीज़ है, ये मंत्रालय एज इट इज़ याद रखना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेन मंत्रालय है जिसके अंडर में ये बॉडी आती है, जिसका मेन काम है कंज्यूमर अफेयर्स को मैनेज करना। अब बात आती है इस बॉडी के फंक्शंस के बारे में, इसकी ताकत के बारे में। फंक्शन की बात करेंगे तो मेन पर्पज़ आप समझ चुके हैं, सीसीपीए का मेन काम क्या है। जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना समझ चुके हैं। उनके साथ में कोई भी यहाँ पे गलत हो रहा है उसको रोकना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, ये इसका मेन पर्पज़ है। और ध्यान में रखने वाली बात एक और है दोस्तों, सीसीपीए का
एक कॉम्पोजिशन है, इसमें एक चीफ कमिश्नर होते हैं और वही चीफ कमिश्नर यहाँ पर इस सीसीपीए को हेड करते हैं, याद रखिए। तो क्वेश्चन बन जाए सीसीपीए को हेड कौन करता है, तो चीफ कमिश्नर उसको हेड करते हैं। इसके अंदर में दो और कमिश्नर्स होते हैं, एक होता है जो गुड्स वाले मामले को हैंडल करता है, दूसरा जो होता है वो सर्विस वाले रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। एक गुड्स से संबंधित किसी ने सामान परचेज किया है, दूसरे को सर्विस से कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर यह हैंडल किया जाता है। जैसे अभी ये सर्विस चार्ज वाला मामला है, ठीक है, तो यहाँ पर वो इस सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स के थ्रू डील किया जा रहा है। बाकी लोगों के पास में, कंज्यूमर के पास में राइट्स कौन से हैं आपको मैं बता चुका हूँ, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक जस्टिस, ये सारे राइट्स हैं जो अभी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सीसीपीए के बारे में ये सारी की सारी बेसिक फैक्ट्स हैं, उसकी ताकत, उसकी शक्तियाँ क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो किसी के ऊपर एक्शन ले सकता है अगर वो पर्टिकुलर बॉडी नहीं मानती है तो। बाकी इनके दो अन्य, जैसे मैंने आपको बताया, एक मुख्य आयुक्त होता है, ठीक है, एक मुख्य आयुक्त यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीफ कमिश्नर इसका होता है। तो जो चीफ कमिश्नर है दोस्तों वो सीसीपीए को हेड करता है, याद रखिएगा, जिसको हमने मुख्य आयुक्त के नाम से हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसके दो अन्य आयुक्त आपको नजर आएंगे और दो अन्य आयुक्त की याद आती है तो एक माल यानी कि गुड से संबंधित मुद्दों को संभालता है और दूसरा सर्विस यानी कि सेवा से संबंधित शिकायतों से सारे के सारे जो केसेस है उसको डील करता है। तो ये सारे के सारे इसका कंपोजिशन हो गया, कमिश्नर्स कौन कौन से हैं वो सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगला न्यूज आर्टिकल भी बहुत शानदार है, बहुत काम का है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है दोस्तों गावी के बारे में। गावी है एक प्रकार का वैक्सीन अलायंस जो करंट समय पर चर्चाओं में है। ठीक है, अब ये करंट समय पर चर्चाओं में क्यों है, तो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ये प्रेजेंट है। गावी एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है जहां पर वैक्सीन बनने होने वाली जो देश हैं दोस्तों उन सब का ये ग्रुप है। इन सब का मेन पर्पस है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या मेन पर्पस है। करंट समय पर क्या हुआ है, ये गावी नाम का जो संगठन है ये काम कर रहा है अमेरिका के प्रशासन को संभालने की, उनको समझाने की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से बताने की कि भाई यहाँ पर अमेरिका अपनी फंडिंग को बनाए रखे। यूएसए फंडिंग काट रहा है, उनसे बोला है कि आप फंडिंग मत काटिए, फंडिंग बनाए रखिए। ये डोनेशन की ज़रूरत है इस गावी अलायंस को, ये डोनेशन उनको मिलता रहेगा तो नई नई प्रकार की जो वैक्सीन है उसको हम लोग यहाँ पर डेवलप करते रहेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस वजह से न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अब एग्जाम के अंदर में यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गावी अलायंस चर्चाओं में क्यों, मैंने आपको बता दिया है। गावी एक इंटरनेशनल वैक्सीन संगठन है, अलायंस है ना, और ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है वैक्सीन के डेवलपमेंट के ऊपर में काम करना। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये गावी नाम का जो संगठन है दोस्तों, ये पूरा अलायंस, संगठन कहना सही नहीं होगा, अलायंस है, पूरा ग्रुप है। तो साल 2000 के अंदर में इसको बनाया गया था, आज से लगभग 25 साल पहले। ठीक है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। उसके अलावा आज भी ये बॉडी काम करती है। इसका मेन लोकेशन है स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा। इसका मेन फोकस है वैक्सीन का डेवलपमेंट करना, स्पेशली अलग अलग बीमारियों के खिलाफ में ये वैक्सीन बनाना। तो गावी एक इंडिपेंडेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सन 2000 में इसको बनाया गया ताकि यहाँ पर ऐसी जगह जो दुनिया की सबसे गरीब देश हैं, वहाँ पर जैसे अभी कोविड के समय पर भी अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा था, तो गावी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाने का। तो दुनिया के जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीन देने का काम यहाँ पर गावी का है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मेन काम है जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ हैं या जितनी भी सरकारी कंपनीज़ या जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है सबको साथ में लेकर आना। सबका मेन पर्पज़ यहाँ पर यही है, बच्चों को सही तरीके से ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी देश को लेकर कि देश के पास में पैसा नहीं है, लोग गरीब है, वहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, सबको वैक्सीन मिल सके, सब बीमारी से बच सकें, उनके पास में भी राइट टू लाइफ है। तो बेसिकली यहाँ पर इस वजह से जो ये वैक्सीन को लेकर अलायंस बनाया गया, गावी ये वर्क करता है। गावी के अकेला यहाँ पे काम नहीं करता दोस्तों, गावी के अंदर में अलग अलग पार्टनर्स हैं, ध्यान रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ पार्टनर्स की तो इसमें यूनिसेफ भी इसका हिस्सा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और कंट्रीज़ जिनकी गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च एजेंसी, डोनर कंट्री, ये सब यहाँ पर इसका हिस्सा हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब यहाँ पर पार्टनर्स हैं जो गावी के अंदर में इन्वॉल्व हैं। तो गावी का मेन काम क्या है, मेन कार्य क्या है, इस अलायंस का, इस ग्रुप का मेन कार्य है जितनी भी लो इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना, उनके पास में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है उनके लोगों को, और अगर बीमारी से पीड़ित है तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देना और ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाना। और अभी तक इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, बिल्कुल अभी तक बड़े बड़े अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल करे हैं।
क्योंकि जब से ये आया है गावी ने ऑलरेडी दोस्तों 1.1 बिलियन से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया है। ध्यान में रखिए 1.1 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा चुका है। फिर 18.8 मिलियन लोगों की जान बचाई जा चुकी है 2023 तक यही वैक्सीन प्रोवाइड करवाकर, स्पेशली उन रेंजेस में जहाँ पे लोगों के पास में एक्सेस नहीं था, या फिर कह सकते हैं लोग यहाँ पर वो खरीद नहीं पाते, वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी उनके पास में नहीं थी, वहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा के लोगों की जान बचाई गई है। तो गावी के बारे में आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है, वो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोई पर्टिकुलर देश हो, उस देश की कोई आय हो, इसकी परवाह करे बिना इसका मेन पर्पज़ है बच्चों के लिए एक समान ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाए, उनको बीमारी से बचाया जाए। गावी के अंदर इसके पार्टनरशिप यानी पार्टनर जितने भी ग्रुप हैं, भागीदार, वो कौन कौन हैं वो मैंने आपको बताया। यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अलग अलग यहाँ पर इसमें बॉडीज़ शामिल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसका मेन पर्पज़, इसकी मेन एक्टिविटी वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जितने भी कमज़ोर आबादी के लिए, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बीमारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है ना, कम आय वाले जो देश हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो गावी अलायंस है ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आते हैं। ये एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है और यहाँ पर सीधा केवल और केवल लोकेशन पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं। रिसेंटली बस कल एक छोटी सी खबर थी, सोच रहा था लगाएं ना लगाएं, लेकिन फाइनली लगा दिया। एक पोचर था जो यहाँ पर हंटिंग करता है, जानवरों का शिकार करता है, उसको रिसेंटली यहाँ पर अरेस्ट किया गया फॉरेस्ट गार्ड के थ्रू। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर तो कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस वजह से चर्चाओं में आ गई है। अब एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, केवल लोकेशन जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दोस्तों कहाँ पर है? ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा दोस्तों देखने को मिल जाता है ओडिशा राज्य, जो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। कितने राज्यों के साथ करता है? सबसे पहले ऊपर आप देख पाएंगे नंबर 1 इज वेस्ट बंगाल, नंबर 2 इज झारखंड, नंबर 3 इज छत्तीसगढ़, नंबर 4 इज आंध्र प्रदेश। तो ये यहाँ पर आपके 4 राज्य हैं जो ओडिशा के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। फिर एक बाउंड्री यहाँ पर ओडिशा की समुद्र के साथ में लगती है, इसलिए हम इसको कोस्टल स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब जो ये ओडिशा आपको नजर आएगा दोस्तों, एक बड़ी बाउंड्री इसकी बे ऑफ बंगाल के साथ में लग रही है, आप देख पाएंगे, है ना। तो यहीं पर बालासोर डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर ये कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के साथ में कनेक्टेड भी है। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व आप समझ रहे हैं? सिमिलीपल बेसिकली ये जो टाइगर रिजर्व है इसको रिसेंटली नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, ये आपको पता होगा। तो आज भारत में टोटल 107 नेशनल पार्क यहाँ पर हो चुके हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो कुलदीहा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं हिंदी में। तो कुलदीहा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कशन हुआ। हाल ही में मामला क्या निकल कर आया, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। ओडिशा के बालासोर जिले के अंदर में पूर्वी घाट के बिल्कुल भीतर उसके पास में यहाँ पर ये प्रेजेंट है कुलदीहा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, बेसिक चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से स्पीशीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं। फिर हम एक ज्वालामुखी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओतुरुंकु। ठीक है, अब उतरुंकु नाम है, तुरुंकु नाम है, जो भी है इसको देख लेना एक बार। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा आई डोंट नो, माफ़ी चाहता हूँ गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल क्या हमें न्यूज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। ये जो वॉल्केनो है दोस्तों ये रिसेंटली खबरों में आया है। खबरों में आने के पीछे का रीज़न क्या है? कुछ साइंटिस्ट हैं हमारे, और वो जो साइंटिस्ट हैं वो चाइना से आते हैं, यूके से आते हैं, यूएस से भी आते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं कि सर हम क्या करेंगे, जो ये तुरुंकु वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो, इस ज्वालामुखी के अंदरूनी जो वर्किंग है उसको समझेंगे, जो इसके अंदर प्रक्रिया चल रही है उसको समझेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ये उतरुंकु वॉल्केनो की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये बोलीविया के अंदर में प्रेजेंट है एक ज्वालामुखी जिसको कभी हम ज़ॉम्बी वॉल्केनो भी कहते हैं। अब कहाँ पर प्रेजेंट है? बोलीविया में। बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है। दक्षिण अमेरिका के अंदर में एक छोटा सा देश है बोलीविया, जहाँ पर बहुत सारा लिथियम का भंडार भी मिलता है ना। आपने पढ़ा होगा अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, इन तीनों देशों को मिलाकर हम लिथियम ट्रायंगल कहते हैं।
अब फिलहाल के लिए दोस्तों देखिएगा बोलीविया के आसपास कौन कौन से देश हैं। तो बोलीविया से जो हमारा ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ब्राज़ील बाउंड्री को शेयर करता है। बोलीविया से वेस्ट में यहाँ पर पेरू है, नीचे यहाँ पर साउथ में पैराग्वे है, अर्जेंटीना है और चिली नाम का ये देश है। यहीं पर आपको एंडीज़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, एंडीज़ माउंटेन्स, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंडीज़ माउंटेन्स भी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर में प्रेजेंट है। तो यहीं पर एंडीज़ की पहाड़ियाँ जो फैली हुई हैं, इसी पहाड़ियों के बीच में बोलीविया के अंदर में एक वॉल्केनो, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है तुरुंको वॉल्केनो। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं आगे। तो ये वॉल्केनो आखिरी बार ये विस्फोट जब हुआ था तो वो समय था आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले। 2.5 लाख साल पहले यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटा था, तब से ये एक्टिव है। इस ज्वालामुखी के अंदर बिल्कुल नीचे जो मैग्मा है, जो इसका गरम गरम यहाँ पर मैग्मा है, वही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है उसको हम लावा कह देते हैं। तो मैग्मा इसका खौल रहा है, मैग्मा यहाँ पर इसका अभी भी यहाँ पर एक्टिव है, उसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो यही एक्टिविटीज़ को हमें समझना होगा, क्योंकि बाकी सारे ज्वालामुखी से ये बिल्कुल अलग है। बाकी सारे ज्वालामुखी में क्या होता है, मैग्मा खौलता है, प्रेशर होता है, ऊपर आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मैग्मा बाहर आता है, फिर उसको हम लावा कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इतने हजारों सालों से, लाखों सालों से अगर आप देख पाएंगे तो इसका जो अंडरग्राउंड रेजर्वोयर है मैग्मा का, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर में प्रेजेंट है। और ये जो बिल्कुल इतनी गहराई में प्रेजेंट है, इसको एक नाम से बोला जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम APMB का कहते हैं। APMB क्या है, यह है अल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी, ये है APMB। और ये जो मैग्मा का पूरा रेंज है दोस्तों, वो फैला होता है दूर दूर तक। और ऐसी बोलीविया में जो ये वोल्केनो प्रेजेंट है, इसके जो मैग्मा प्रेजेंट है इसके नीचे, वो मैग्मा सदर्न बोलीविया, नदर्न चिली और नदर्न अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। इसीलिए कई बार यहाँ पर इसको ज़ॉम्बी वोल्केनो का नाम दे दिया जाता है। क्योंकि ज़ॉम्बी वोल्केनो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई विस्फोट नहीं हो रहा, कोई इरप्शन नहीं हो रहा। बिना इरप्शन हुए दोस्तों इसके अंदर खतरनाक एक्टिविटी चल रही है, इसलिए ज़ॉम्बी वोल्केनो का नाम दिया गया। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो उतरुंकु ज्वालामुखी के बारे में आपको बता चुका हूँ, दक्षिण पश्चिमी बोलीविया के अंदर में प्रेजेंट है। एंडीज पर्वत के भीतर यहाँ पर यह स्थित है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ये काफ़ी अलग क्यों है, ठीक है, ये एक अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो पूरा मैग्मा स्ट्रक्चर है, मैग्मा बॉडी है, वो नीचे चारों तरफ फैला हुआ है। फैलते हुए कहाँ तक जाता है, इसको बोलते हैं अल्टीप्लानो पूना मैग्मा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ज़ॉम्बी ज्वालामुखी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसको ज़ॉम्बी ज्वालामुखी के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एक्चुअल में विस्फोट नहीं होता, यानी वास्तविक रूप में ये विस्फोट नहीं होता। बिना विस्फोट हुए इसके अंदर मैग्मा को लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इस वजह से यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया, किस चीज़ का, ज़ॉम्बी वोल्केनो का। चलिए अगले आइलैंड पर आता है। आज के न्यूज़पेपर में आप लोग, सॉरी, आज के थंबनेल में देखा होगा, उस थंबनेल के अंदर हमने एक आइलैंड के बारे में मेंशन किया है। एक ऐसा आइलैंड दोस्तों दुनिया के अंदर में प्रेजेंट है जहां पर गाड़ी मोटर नहीं है, ऑटोमोबाइल ये वाहन नहीं है, ये वाहन अलाउ ही नहीं है, तो कोई लेकर नहीं जाता यहाँ पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है ज़रा सुनिएगा। हम ये आइलैंड के बारे में अचानक से डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आइलैंड प्रेजेंट है दोस्तों अमेरिका के अंदर, स्टेट ऑफ मिशिगन के जस्ट ऊपर। इसको जाना जाता है, ये अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पूरा मिशिगन जाना जाता है। देखो USA की जब बात करते हैं तो 50 स्टेट हैं जो आपस में यूनाइटेड हैं, इसलिए बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा मिशिगन। मिशिगन से ऊपर आओगे दोस्तों तो यहाँ पर है मैकनेक आइलैंड। हालांकि जो मिशिगन है ये गाड़ी मोटर के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन इससे सटा हुआ एक छोटा सा आइलैंड ऊपर है जिसका नाम है मैकनेक आइलैंड। यहाँ पर कोई गाड़ी मोटर है ही नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। मोटर व्हीकल्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये चर्चाओं में है। अब आइए सुनिए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, चाहो तो सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर बात करते हैं इसी मैकनेक आइलैंड के बारे में। तो ये जो मैकनेक आइलैंड है इसका लोकेशन याद रखना है, US के अंदर मिशिगन के जस्ट ऊपर यहाँ पर छोटा सा आइलैंड प्रेजेंट है। तो जो मैकनेक आइलैंड है इसके आसपास 2 झील आती हैं, एक है यहाँ पर लेक ह्यूरॉन, ये देखना मिलेगा, एक है यहाँ पर लेक मिशिगन। तो लेक मिशिगन, मिशिगन से ही पड़ा हुआ है ये नाम, लेक ह्यूरॉन इधर है। तो लेक ह्यूरॉन और लेक मिशिगन का जो पानी है वो इसी आइलैंड के पास में मिलता है, ये आप लोग देख पाओगे, है ना। लेक मिशिगन का पानी ये आ रहा है, लेक ह्यूरॉन का इस झील का पानी आ रहा है, यहाँ पर मीट हो रहा है,
और यहीं पर आपका मैकनेक आइलैंड प्रेजेंट है। ठीक, चलिए बाकी अगर आप देखोगे यहाँ का एक इतिहास रहा है। जैसे इस आइलैंड पे सबसे पहली बार फ्रेंच आते हैं, है ना, फ्रेंच आते हैं, इस टेरिटरी को कब्जाते हैं। और उस समय पर ये जो जगह है ना, ये घर हुआ करती थी कुछ लोगों का। उन लोगों को नाम यहाँ पर दिया गया है अनीशनाबेक। ऐसे लोगों का यहाँ पर ये घर हुआ करता था। आज से लगभग बहुत पहले, लगभग 1600 के समय की बात हो रही है। फिर 1700 तक जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल किया इस आइलैंड पे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के अंदर में यूरोपियंस बैठे हुए हैं सारे के सारे। एक समय पर यहाँ पर वो अमेरिका नेटिव अमेरिकन के लिए जाना जाता था। नेटिव अमेरिकन वहाँ की अलग पॉपुलेशन है। जो अमेरिकन वहाँ पे प्रेजेंट है वो एग्जैक्ट अमेरिकन नहीं है, वो यूरोपियंस वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो नेटिव अमेरिकन यहाँ पर हुआ करते थे, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। 1700 तक अगर आप देख पाओगे तो ब्रिटिश ने इस पूरे आइलैंड का कंट्रोल संभाला, है ना। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद अमेरिकन ने यहाँ पर इसको क्लेम करना शुरू किया। फिर ये जो मैकनेक आइलैंड है दोस्तों, ये आज के समय पर चर्चाओं में है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर गाड़ी मोटर नहीं है, हालांकि घोड़े का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बग्गीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शांति लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहीं पर लोग पहुँचेंगे गाड़ी मोटर से। इसका जो ये एक टैग है ना कि एक बहुत पीसफुल आइलैंड है, वो टैग यहाँ पर टूट जाएगा। उसको मैनेज करना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ किले हैं, फोर्ट हैं, यहाँ की कुछ यहाँ पर चोटियाँ हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं देखने में। तो लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं, बट मैंने जैसा बताया ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों मैकनेक द्वीप के बारे में, इस आइलैंड के बारे में जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आज के समय पर अमेरिका के राज्य मिशिगन के पास में प्रेजेंट है। और मैकनेक द्वीप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोटर वाहनों की कोई भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है, अलाउ नहीं किया गया है। फिर इतिहास में आपको बता चुका हूँ इतिहास किस तरीके से रहा है। 1700 के दशक में वहीं पर ब्रिटिश जो है इस आइलैंड का कंट्रोल संभाल लेते हैं। फिर उसके बाद में ये दावा किया जाता है कि जो अमेरिकी है ना, फिर उनको उसके बाद में यहाँ पर ये मिल जाता है आइलैंड। फिर उसके बाद में वो उनके अंडर में आ जाता है। फिर अभी क्या है, अगर आप देखोगे तो जो घोड़े वगैरह हैं वही ज़्यादातर चलती हैं, बग्गियाँ यहाँ पर चलती हैं, साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी मोटर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन बन जाए ऐसे बिना ऑटोमोबाइल वाले आइलैंड के बारे में तो पता होना चाहिए, वो यहाँ पर मैकनेक आइलैंड है, मैकनेक द्वीप है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दोस्तों सिप्री की रिसेंट रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया है ना। जो वर्ल्ड मिलिट्री की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2024, वो हमने डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आर्टिकल लगा दिया मैंने, वैसे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2024 में अपनी सेना के ऊपर में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देश की लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका है। 2024 में अमेरिका ने $997 बिलियन खर्च किया। चाइना ने $314 बिलियन अपने मिलिट्री पे खर्च किया। फिर तीसरे नंबर पे रशिया है जिसने $149 बिलियन खर्च किया। चौथे पे जर्मनी है जिसने $88.5 बिलियन खर्च किया। फिर पांचवे पे इंडिया है जिसने $86.1 बिलियन खर्च किया। पाकिस्तान यहाँ पर बहुत पीछे है ना, अगर हम उसकी बात करें तो। बाकी अगर आप देखोगे एक ट्रेंड और देखने को मिला है कि 2024 के अंदर में मिलिट्री के ऊपर में जो खर्चा है वो लगातार दुनिया भर में बढ़ा है। रीजन वाइज बात करेंगे तो अमेरिका में भी एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, मिडिल ईस्ट में भी और एशिया ओशियाना वाले रीजन में भी लोगों ने या अलग अलग देशों ने मिलिट्री के ऊपर में जो खर्चा है इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बाकी आप ये भी ध्यान रख सकते हैं 2024 का रिपोर्ट ये कहता है कि 2000 पूरे पर्टिकुलर 24 वाले ईयर के अंदर में दुनिया भर में जितना भी मिलिट्री के ऊपर में खर्चा किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया है, उसका 60% कितना 60% केवल इन 5 देशों के थ्रू किया गया है। वो 5 देश आपको बता चुका हूँ, यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड इंडिया। दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज़ जिन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे मैसिव लेवल पर किया है। आज अगर आप देखोगे 2024 में ये भी डिटेल है कि पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा भारत ने खर्चा किया था अपने मिलिट्री के ऊपर 2024 के अंदर। बस इतना याद रखिएगा, ये डिटेल क्लियर हो गई। तो विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2024 के जो रुझान है वो मैंने आपके यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। रुझान क्या कहते हैं, है ना, किस तरीके से यहाँ पर एक खर्चा हुआ है वो समझ लिया कि यहाँ सैन्य खर्चे में 60% का योगदान सिर्फ 5 देशों द्वारा दिया गया था, ये आपको बता दिया। उसकी लिस्ट यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ये मैंने दोस्तों आपका हिंदी में भी डिटेल्स कवर कर दी है। अब आप अगर सोच रहे होंगे सर आज आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वे में हर एक चीज़ को पढ़ाने की कोशिश की है, कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये वाले पीडीएफ जो आप आपके सामने ये प्रेजेंट है करंट अफेयर्स के एकदम मैसिव पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में,
तो ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों जस्ट नीचे स्क्रीन पे आपको दिया गया है, एकदम राइट हैंड साइड पर, और नंबर है 8534873368। यहाँ पर मैसेज कर देना और लिख देना कि सर मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है पीडीएफ वाला। वहाँ पे आपको इस वाले लेक्चर के पीडीएफ, फिर द हिंदू के जो नोट्स होते हैं उसकी पीडीएफ, सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।